नमस्कार दोस्तों। आज इस अध्याय 10 में हम लोग नए साम्राज्य और राज्य का अध्ययन करेंगे। अरविंद राजा बना। अरविंद नाम का एक बच्चा है, उसके साथ ये बात हुई है, उसे राजा बनने का मौका मिला है। तो कहाँ मिला है, कैसे मिला है, वह इस प्रकार है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। मतलब उसे ऐसे राजा का पाठ करना था जो संगीतज्ञ भी था। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? अब हम लोग इन प्रशस्तियों के विषय में पढ़ेंगे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अर्थात समुद्रगुप्त के विषय में हमें यह जानकारी हुई कि वह संगीतज्ञ था, वीणा बजाती हुई उसकी मूर्ति मिली है। तो समुद्रगुप्त क्या हुआ? संगीतज्ञ हुआ, और वह राजा भी था, वह गुप्त वंश का था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र। इसमें राजा की बड़ाई लिखी होती है कि हमारे सम्राट ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे उनमें ये सब खासियतें हैं। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब हम लोग समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के विषय में पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। राजा कैसा होता है उसके विषय में एक कविता है। योद्धा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कैसा था? जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों, तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। योद्धा का शरीर कैसा होता है? तो युद्ध में लगे घावों के दागों से भरा होता है। यही उसकी सुंदरता है। इस सिनेमा में काम करने वाले हीरो हीरोइन खूबसूरत होते हैं, सुंदर चेहरे के कारण, चिकने चुपड़े चेहरे के कारण। लेकिन योद्धा क्या होते हैं? उनके शरीर में घाव के दाग होते हैं। यही उनकी पहचान है, यही उनकी सुंदरता है। समुद्रगुप्त ऐसा ही था। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। हरे रंग से तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, ये पहला में जो हरे रंग का क्षेत्र है मानचित्र में, उसमें आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उनको दिखाया गया है हरे रंग में। और दूसरा है, उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ के 12 शासक, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ये लाल रंग से दिखाए गए हैं नक्शे में। ठीक है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी
रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, अध्याय 5 याद कीजिए, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उपहार लाने वाले राजा उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, नजराना तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये तीसरे हुए जो बैंगनी रंग से दिखाए गए हैं। चौथे में हुए बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। इतना प्रतापी सम्राट था समुद्रगुप्त। मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना आज का नाम ढूंढिए। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, तो आर्यावर्त तथा दक्षिणापर्थ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, ये अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? हाँ, उनके संबंध राजा के साथ कैसे थे, इसके आधार पर संबंधों में अंतर नजर आते हैं। मानचित्र 7 प्रमुख नगर तथा राज्य। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे, प्रमुख नगर और राज्यों को दिखाया गया है। ये थानेसर, मथुरा, उज्जैन, वल्लभी, भरूच, सातवाहन, अजंता, ऐहोल, अमरावती, चालुक्य, इसी सब है। आपको ये ध्यान से देखने की ज़रूरत है। गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर लाल से और सामान्य नगर ये काला रंग में दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं वंशावलियाँ। वंशावलियाँ में देखिए कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य थे, ये हम लोगों को यहाँ से जानकारी मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्या थी? उपाधि थी। ठीक है। अब वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के परपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थीं और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। तो ये लिच्छवी वंश कहाँ पर है? लिच्छवी गण वैशाली में। तो समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाइए। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। तो ठीक है, ये राजा, उससे बड़े महाराजा, अधिराज और महाराजा तो सबसे ऊपर हुए। ठीक है, राजा, अधिराज, राजा, महाराजा, अधिराज और महाराजा, इनको सजाना है इनके महत्व के हिसाब से। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। ठीक है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। उसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन सांग, उनके जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है,
काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में, कन्नौज को खोजिए मिल जाएगा आसानी से, के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। दक्षिण में भारत का मानचित्र देखिए और सूची बनाइए कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। बंगाल से नर्मदा तक, दक्षिण भारत तक। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। इस काल में पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ मिलती हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल क्या था? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? अध्याय 9 में देखिए। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्राथमिक इकाई प्रशासन की गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी, नगर के मेयर कहिए, यानी मुख्य बैंकर, ये बैंकर होते थे जिनके पास वित्त व्यवस्था होती थी, या शहर का व्यापारी सार्थवाह, यानी नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक
अर्थात मुख्य शिल्पकार। कुलिक का मतलब मुख्य शिल्पकार, प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार। तथा कायस्थी यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान। अब इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। वही वे इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि अपने बहाल करने वाले को ही निगल जाएंगे, यही उनमें खतरा होगा। और कंटिन्यूअस करने से ये होगा कि उनमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। सभा, ये सभाएं समितियों के जरिए सिंचाई, खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। उर, जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होती थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम क्या है? व्यापारियों के संगठन का नाम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण यहाँ खोजते हैं, देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है, राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उनके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। ये अशोक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री का फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार
के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी उछल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी क्योंकि राजा की सेना आ रही होती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाइए। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे, ये सब पढ़ाया गया भी आपको। अन्यत्र अब इसके संबंध में भारत के अलावा क्या मिला है, सो सुनिए भारत के बाहर। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 में अरब ढूंढो। अरब में चलिए, मानचित्र में ढूंढना है हमें अरब। मरुभूमि, मरुस्थल होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप, देखिए पृष्ठ संख्या 92 पर, के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। अल्लाह को उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के अलावा भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढिए जिनसे नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए होंगे। अब आपको इस पाठ में पढ़ाए गए विभिन्न शब्दों को देखना है। उपयोगी शब्द जो हम लोगों ने पढ़ा है इस पाठ में वो है प्रशस्ति, आर्यावर्त, देश का नाम, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक पदाधिकारी, सामंत, साभा और नगरम। तो ये हुआ, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ये स्टैंडर्ड 6 का मैं पढ़ा रहा हूँ। 6 का समाप्त होगा, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक का इतिहास, हिस्ट्री मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, पूरा पढ़ूंगा, समझाऊंगा और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिए। कोई सुधार चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट को इज्जत दी जाएगी। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल